हेलो साथियों, बूस्टर डोज सीरीज के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बात करें सबसे पहले राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। राजस्थान की उत्पत्ति होती है या फिर राजस्थान का जो निर्माण होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जीटी से। जीटी की फुल फॉर्म बोले तो एक तरफ आ जाता है गोंडवाना लैंड और दूसरा आ जाता है टेथीस सागर। इन दोनों से मिलकर राजस्थान की उत्पत्ति होती है, वह राजस्थान का निर्माण होता है। गोंडवाना लैंड के बारे में बात करें ना गाइस, तो गोंडवाना लैंड में अरावली प्रायद्वीपीय भाग आ जाता है और हाड़ौती का क्षेत्र आ जाता है। और बात करें टेथीस सागर की तरफ, तो टेथीस सागर में मरुस्थल आ जाता है और पूर्व का मैदान वाला हिस्सा आ जाता है। तो इस प्रकार से राजस्थान का निर्माण होता है गाइस, ये तो आप सभी को पता होगा। अब बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ हैं, ज़्यादा आपको सब परेशान नहीं करेंगी, लेकिन एक दो सवाल ज़रूर मिल जाता है आपको। और जितना भी अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे वो सारी की सारी नवीनतम पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नया पुराना क्या है क्या नहीं है, सेम वैसा का वैसा ही है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में जब जिक्र करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थिति और विस्तार में। तो अक्षांश और देशांतर के अंदर से राजस्थान की स्थिति आपको कैसी मिलेगी? उत्तर पूर्व में मिलेगी। भारत में बात करें तो उत्तर पश्चिमी भाग में मिलेगी। एशिया में बात करें तो राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी एशिया में इसकी स्थिति आ जाती है। स्थिति आपको याद होगी कि राजस्थान की स्थिति एशिया में कैसी है, भारत में कैसी है और अक्षांशीय और देशांतरीय में किस प्रकार से है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान का विस्तार किस प्रकार से है। अब जिक्र करते हैं विस्तार के बारे में। जब विस्तार के बारे में जिक्र होता है तो सबसे पहले कितने से कितने तक आपको मिलेगा, तो याद रखना 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में कर्क रेखा भी आ जाती है जो 23.5 डिग्री पर गुजरती है। राजस्थान के अंदर से दो जिलों के अंदर से गुजरती है, नाम आ जाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर 23.5 डिग्री नहीं लिखा रहे तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी कर्क रेखा की स्थिति आ जाती है। राजस्थान के अंदर से जो कर्क रेखा की लंबाई है वो लगभग 26 किलोमीटर बताई जाती है। ठीक है, और बात करते हैं इसी के साथ में, तो दो ज़िले आ जाते हैं, एक का नाम आता है डूंगरपुर और एक का नाम आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का जो संबंध आता है तो बांसवाड़ा के अंदर से 24 किलोमीटर लंबाई मानी जाती है कर्क रेखा की राजस्थान के अंदर। और बात करें तो 21 जून का संबंध भी कर्क रेखा से बताया जाता है। क्यों बताया जाता है उसी के बारे में बात करें तो 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं, जिसमें से सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन माना जाता है। 2015 की बात आती है तो 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्षांश जो रेखाएं होती हैं उनको जलवायु रेखा भी कहा जाता है। कौन सी? जलवायु रेखा भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं होती हैं वो दूरी को बताती हैं और देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय को बताती हैं। उनके बारे में अपन आगे देखेंगे। और बात करें तो ये विस्तार कहाँ से स्टार्ट होता है, तो याद रखना बोरकुंड गांव है, ये बांसवाड़ा में पड़ता है, और कोणा गांव है, ये श्रीगंगानगर में पड़ता है। मतलब कि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये बोरकुंड से स्टार्ट होता है, और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये कोणा गांव तक जाता है। इस प्रकार से इसकी जो लंबाई आ जाती है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कितनी आएगी? 826 किलोमीटर बताई जाती है। या फिर आपसे ये पूछे कि राजस्थान के अंदर से इनका अक्षांश से विस्तार कितना है, तो याद रखना 7 डिग्री 9 मिनट बताया जाता है। कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट बताया जाता है। और बात करें तो जो अक्षांश होते हैं उन अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है उसको कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन देशांतरों की तरफ। देशांतरों का विस्तार किस प्रकार से है राजस्थान में, तो उन्हीं का जो संबंध आता है 69 डिग्री 30 मिनट से स्टार्ट होता है और 78 डिग्री 17 मिनट तक बताया जाता है। ठीक है, 69 से जो स्टार्ट होता है उसका नाम आता है कटरा, जो जैसलमेर में पड़ता है, और जहाँ पर ख़त्म होता है सिलाना धौलपुर में, ये यहाँ पर रखता है। अब एक चीज़ और याद रखना, तो पूर्व से पश्चिम में अगर पूछे आपसे तो कितने बताओगे, तो बतानी है 869 किलोमीटर बताना है आपको। ठीक है,
एक चीज़ और याद रखना, राजस्थान के अंदर से जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो वो 8 डिग्री 47 मिनट बताना है आपको। ये क्या है, ये देशांतरीय है। ये कौन सा है ऊपर वाला, अक्षांशीय विस्तार, और ये देशांतरीय विस्तार बताया जाता है। देशांतर रेखाएं होती हैं वो समय को बताती हैं। अब बात करते हैं राजस्थान का मध्य का गांव। तो मध्य का गांव आ जाता है लामपोलाई। ये कहाँ पर पड़ता है, ये नागौर में पड़ता है गाइज। कहाँ पर पड़ता है, नागौर में। अगर सेटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो सेटेलाइट सर्वे के अंदर से गांव का नाम आता है गगराना, जो नागौर में पड़ता है। ठीक है, अब जिक्र करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर आपको बताना है। अगर माइल्स में पूछे तो 1,32,139 माइल्स स्क्वायर आपको बताना है। ठीक है, राजस्थान का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है भारत का, 10.41% बताना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान के बड़े ज़िलों के अकॉर्डिंग कि कौन सा बड़ा ज़िला है, कौन सा छोटे ज़िले हैं। अभी एक चीज़ और याद रखना, जो नए ज़िले बने हैं ना, उनका डाटा राज्य सरकार के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है। तो इससे ये भी ध्यान में रखना कि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं बनाएगा। तो बड़े ज़िलों का जब नाम आता है तो JBBJ का नाम आता है। बोले तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में दूसरा जाता है बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जोधपुर आता है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल इसका कितना जाता है, तो याद रखना इसका क्षेत्रफल आता है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। छोटे ज़िलों की तरफ जब रुख करते हैं तो उसमें DDP का नाम आता है, जिसमें से धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आ गया। सबसे छोटा धौलपुर आ जाता है 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं तो विश्व में राजस्थान का जो योगदान है 0.25% है, और भारत में 2.4% आपको देखने को मिल जाता है। राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है। इस आकृति के बारे में TH हेडले के द्वारा बताया गया था कि राजस्थान की आकृति ऐसी है, या फिर बोल सकते हो पतंगाकार भी राजस्थान की आकृति आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं प्रमुख जिलों की आकृतियों के बारे में। जैसे एक का नाम आ जाता है कुर्सीनुमा आकृति। कुर्सीनुमा आकृति कौन से ज़िले की है, वो भी याद रखना, नाम आ जाता है उसका हनुमानगढ़। ठीक है, दूसरा बात करते हैं धनुष के आकार की दौसा की है। घोड़े के नाल जैसी है चित्तौड़ की आकृति है, ये कभी कभार पूछ लेता है। अब जिक्र करते हैं अपन राजस्थान की जो सीमाएं होती हैं उनके बारे में। वैसे देखा जाए तो सीमाओं को दो भागों में बांटा जाता है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। राजस्थान के साथ में स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन जो जलीय सीमा की जो लंबाई है वो शून्य है। मतलब कि जलीय सीमा की जो लंबाई है वो कोई भी सीमा राजस्थान के साथ में टच नहीं होती है। अब जिक्र करते हैं जो स्थलीय सीमा है उसको आगे चलकर दो भागों में बांटा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें तो 1,070 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, जो पाकिस्तान के साथ में टच होती है। स्थलीय सीमा के बारे में बात करें साथ में ही अंतर्राज्यीय सीमा का जिक्र होता है तो 4,850 किलोमीटर शेष बसती है, जो राजस्थान के साथ में जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ में सीमा साझा होती है। तो पहले अपन जिक्र कर लेते हैं 1,070 वाले के बारे में। 1,070 वाले के बारे में जब जिक्र होता है तो गाइज ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका नाम आ जाता है सर सीरियल रेडक्लिफ रेखा, जो 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य पेंसिल से इसका निर्धारण किया गया था। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट आता है ये हिंदू मलकोट से स्टार्ट होती है और बाखासर कहाँ पर, बाड़मेर तक जाती है। ये इसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है। हिंदू कोट है ये श्री गंगानगर पड़ता है और बाखासर बाड़मेर में पड़ता है। अब चलते हैं अपन आगे। तो देखो कुल सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो योगदान है वो 18% आपको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा गाइज, 18% मिलेगा। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो पाकिस्तान के कितने ज़िले लगते हैं, वो 10 ज़िले लगते हैं। पाकिस्तान को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो पंजाब प्रांत के लगते हैं और एक सिंध प्रांत के लगते हैं।
पंजाब प्रांत के आपको 3 देखने को मिलेंगे, सिंध प्रांत के आपको 7 देखने को मिलेंगे। तो 10 कौन कौन से ज़िले हैं पाकिस्तान को, उन्हीं के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में अपन पंजाब प्रांत की तरफ से चलते हैं तो बहावल नगर आता है, बहावलपुर आता है, रहीम यार खानपुर आते हैं। ये तो 3 आते हैं पंजाब प्रांत के। सिंध प्रांत की तरफ अपन चलते हैं तो घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर आपको देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान की तरफ से 7 जिले सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ में। कौन कौन से चलते हैं अपन राजस्थान के ऊपर से, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद में दूसरा नाम आ जाता है अनूपगढ़ जो हाल ही में नया ज़िला बना है। बाद में आ जाता है बीकानेर, बीकानेर के बाद में आ जाता है फलोदी जो हाल ही में नया ज़िला बना है। फलोदी के बाद में जैसलमेर, बाड़मेर तक आता है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर आपको 6 लिखना है, ठीक है। 6 कौन कौन से हैं दोबारा से बता देता हूँ गाइज, आपके लिए यही जगह मैंने इसलिए लिख रखी है कि जैसे आपके शॉर्ट नोट्स आराम से बन जाएं। स्टार्टिंग में अपन चलते हैं तो श्री गंगानगर पड़ता है, ठीक है, पहला गंगानगर। दूसरा बात करें तो अभी नया बना है, नाम आ जाता है अनूपगढ़। कौन सा आता है? अनूपगढ़ आता है। तीसरा बात करते हैं तो बीकानेर जो पहले भी था अब भी है। चौथा जाता है एक नया ज़िला बना है फलोदी, ठीक है। पांचवा बात करते हैं तो जैसलमेर, ये पहले भी था अब भी है। और छठा जो आ जाता है वह जाता है बाड़मेर। ये 6 ज़िले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। नए जो जुड़े हैं अनूपगढ़ और एक फलोदी जुड़ा, ये 2 ज़िले जुड़े हैं। अब बात करते हैं आगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिला मुख्यालय सबसे पास में कौन सा है, वो श्री गंगानगर का आपको देखने को मिल जाता है। और सर्वाधिक कौन सा जाता है दूर, तो दूर बीकानेर आपको देखने को मिलेगा। ये भी जो सीमा बनाते हैं उनमें है। और सर्वाधिक दूर बात करें तो धौलपुर का आपको देखने को मिल जाता है। इतना आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर से याद रखना है। जो मोटा मोटी चीज़ हैं वो सारी मैंने इसके अंदर से कवर कर ली। अब बात करते हैं अंतर्राज्य सीमा। अंतर्राज्य सीमा कितनी लगती है राजस्थान की, जो शेष बच जाती है 4850 बचती है। 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। हरियाणा की मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा लगती है 1600 किलोमीटर, बाद में हरियाणा की 1262, गुजरात की 1022, यूपी की 877 और पंजाब की 89 सबसे कम लगती है सीमा राजस्थान के साथ में। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन किसके बारे में, पंजाब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पंजाब के साथ में राजस्थान के 2 ही ज़िले सीमा बनाते हैं जिनका नाम आता है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। वहाँ के लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी बोली के अंदर से क्या रहता है, थोड़ा सा पंजाबी टच रहता है। और जो पहनावा पहनते हैं वो भी पंजाबी लुक से जैसे पहनते हैं, तो इसलिए आप समझ सकते हो कि उन दोनों जो ज़िले हैं वो पंजाब के साथ में सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं यूपी की तरफ से। यूपी के साथ में कौन कौन से ज़िले सीमा बनाते हैं, डींग हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं गुजरात के साथ। गुजरात के साथ में बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये ज़िले सीमा बनाते हैं। हरियाणा की तरफ रुख करते हैं। हरियाणा में हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर और डींग ये सीमा बनाते हैं। एमपी की तरफ बात करते हैं। एमपी में कौन कौन से ज़िले बनाते हैं, जैसे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा ये ज़िले सीमा बनाते हैं इनके साथ में। एक चीज़ अपन ने देखी, क्या देखी गैस, तो थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पर अपन ने देखा कि हनुमानगढ़, डींग और धौलपुर और बांसवाड़ा है, ये 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। कोटा और चित्तौड़गढ़ है, ये एमपी बोले तो मध्य प्रदेश को 2 बार टच करते हैं, टूटा हुआ भाग है, दोबारा से टच करता है। और बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा की जो सबसे बड़ी सीमा है वह झालावाड़ की और सबसे छोटी जो सीमा है वो बाड़मेर की आपको देखने को मिल जाती है। सीमावर्ती जिलों की संख्या 29 आपको देखने को मिलती है। गंगानगर और बाड़मेर हैं, ये दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। कैसे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और ये अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण भी करते हैं। अब बात करते हैं आगे, सर्वाधिक सीमा वाला जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण है।
जयपुर ग्रामीण के साथ में 11 जिले सीमा बनाते हैं। पहले इसकी जगह पाली हुआ करता था जो 7 संख्या रखता था, लेकिन अभी वर्तमान में नए जिले बन गए। तो कौन सा है? जयपुर ग्रामीण है। सबसे कम जिलों की जो सीमा वाले जिले हैं उनकी संख्या 2 है। एक तो जयपुर सिटी है और दूसरा जोधपुर सिटी है। आगे बात करते हैं मानगढ़ पहाड़ी विवाद। ये बांसवाड़ा से संबंधित है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान और गुजरात के मध्य ये चल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं पुनर्गठन के बारे में। पुनर्गठन कब होता है? तो ये 2023-24 के अंदर से होता है, 2022-23 में होता है। अब इसके अंदर से होता क्या है देखो, सबसे पहले 17 मार्च 2023 को बजट आता है 2023-24 का। इसमें से 19 नए ज़िले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। कितना है आपको? 17 मार्च बतानी है। 17 मार्च 2023 को बताया जाता है कि 19 नए ज़िले बनेंगे और 3 नए संभाग बनाए जाएंगे। नए संभाग, जिले और संभाग किस प्रकार से होता है उसी के बारे में बात करें तो अधिसूचना जारी होती है 5 अगस्त 2023 को, प्रकाशित होती है 6 अगस्त 2023 को और लागू हो जाती है 7 अगस्त 2023 को। तो अब किस प्रकार से हो गया? जब ये नए ज़िले बन गए, नए संभाग बन गए, तो राजस्थान के अंदर से जिलों की संख्या 50 हो गई और संभागों की जो संख्या है वो 10 हो गई। किस प्रकार से डिवाइड किया गया उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अपन चर्चा करते हैं बीकानेर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन? बीकानेर के बारे में। बीकानेर संभाग के अंदर से एक तो बीकानेर जिला रखा गया, यहाँ पर लिख सकते हो बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के अंदर से एक तो बीकानेर जिला रखा गया, दूसरा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ है वो नया जिला बना, इनको रखा गया। नेक्स्ट आ जाता है सीकर संभाग। कौन सा? सीकर संभाग। सीकर संभाग के अंदर से सीकर तो पहले का था, चूरू भी पहले का था, नीम का थाना एक नया बना है झुंझुनू। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा कौन सा जाता है? जोधपुर के बारे में बात करते हैं। जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में जोधपुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी नया बना है, बाड़मेर, बालोतरा ये दोनों नए बने हैं। एक आ जाता है जैसलमेर। ये जोधपुर के अंदर से रखे गए। चौथे जिले के बारे में, चौथे संभाग के बारे में चर्चा करते हैं। एक और बना अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में अजमेर, ब्यावर नया बना, केकड़ी नया बना, नागौर, डेढ़वाड़ा कुचामन ये भी नया बना, टोंक आ गया और शाहपुरा ये भी नया बना। पांचवा बात करते हैं। पांचवा कौन सा रखोगे? जयपुर के बारे में अपन बात करेंगे। तो जयपुर के बारे में चर्चा करते हैं। तो जयपुर में कौन कौन सा? जयपुर सिटी, जयपुर ग्रामीण ये दोनों नए बने हैं, टूटे हैं पर जयपुर से। ठीक है, दूदू नया बना है, कोटपुतली बहरोड नया बना है। जयपुर के बाद में छठा बात करते हैं भरतपुर संभाग के बारे में। भरतपुर संभाग में भरतपुर पुराना है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, डींग नया बना है, गंगापुर सिटी नया बना है। ठीक है, 6 हो गए। 7वां संभाग आ जाता है पाली, ये भी संभाग नया बना है। तो पाली संभाग के अंदर से कौन कौन से जिले शामिल किए गए? पाली को खुद को किया गया, जालोर, सांचौर नया बना है, सिरोही आ गया। 7 हो गए। 8वां आ जाता है उदयपुर। उदयपुर संभाग में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ठीक है, और एक सलुम्बर है वो नया बना है। 9वां बात करते हैं। 9वां बना है कोटा, नया संभाग बना है। कौन सा है? कोटा। कोटा में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र रखा गया है। 10वां बात करते हैं कौन सा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर से कौन कौन सा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को शामिल किया गया है। इस प्रकार से राजस्थान के 10 संभाग हैं जिसमें से 50 जिलों को शामिल किया गया है। और बात की जाए तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? जयपुर है। जयपुर में 7 जिले हैं, अजमेर में भी 7 जिले हैं। न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम वाला कौन सा है? बांसवाड़ा, जिसमें 3 जिले आपको देखने को मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको स्थिति विस्तार वाला टॉपिक बढ़िया तरीके से तैयार हो गया होगा, बढ़िया तरीके से रिवीजन हो गया होगा। क्लास की PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा।
टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब चर्चा करते हैं ज्योग्राफी का। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कौन सा, भौतिक प्रदेशों के बारे में। इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करें तो राजस्थान का जो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, एक तो व्यक्तिगत आधार पर और दूसरा आ जाता है भौगोलिक कारकों के आधार पर। व्यक्तिगत आधार के ऊपर इसको 7 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, जैसे नहरी प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि और औद्योगिक प्रदेश, चंबल और बीहड़ प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। इस प्रकार से 7 भागों में व्यक्तिगत तौर के ऊपर इसको बांटा गया। भौगोलिक कारकों के आधार पर बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से 4 भाग हैं, जैसे उच्चावच के आधार पर बांट दिया गया, अरावली हो गई, हाड़ौती हो गई, पूर्वी मैदान हो गया। मरुस्थल के आधार पर और जलवायु के आधार पर एक मरुस्थल आ गया। इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा जाता है। अब चर्चा करते हैं भौतिक प्रदेशों के बारे में। भौतिक प्रदेशों का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आ जाता है मरुस्थल का। मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है राजस्थान के अंदर से 61.11% है, जिसके अंदर से जनसंख्या 40% निवास करती है। जिलों की संख्या उसमें 12 आती है। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर से रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। जलवायु के बारे में बात करें तो शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है भौतिक प्रदेश, नाम आ जाता है अरावली। अरावली का क्षेत्रफल 9% आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या इसमें 10% निवास करती है। मिट्टी बात करें तो पर्वतीय और वन्य प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिल जाती है। जिलों की संख्या बात करें तो आपको यहाँ पर 13 देखने को मिलेगी। जलवायु बात करें तो उपाद्र प्रकार की जलवायु यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी मैदानी भागों के बारे में। पूर्वी मैदानी भाग का जो क्षेत्रफल है 23% देखने को मिलेगा। जनसंख्या 39%। जिले इसमें 10 आते हैं। मिट्टी इसमें जलोढ़ और कछारी मिलती है। जलवायु आर्द्र जलवायु यहाँ पर देखने को मिलती है। हाड़ौती की तरफ रुख करते हैं। हाड़ौती का जो क्षेत्रफल है 6.89% देखने को मिलेगा। जनसंख्या इसमें 11%। जिले इसमें 7 आते हैं। मिट्टी इसमें काली देखने को मिलेगी और जलवायु अति आर्द्र प्रकार की जलवायु आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को समझने के लिए आपको देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान का ये उत्तरी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। ये मैप आपके पास में आ जाता है तो इस मैप के अंदर से देखते हो तो इस प्रकार का जो क्षेत्र रहता है वो मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए इसको उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय के नाम से जाना जाता है। इसकी खास बातों के बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल होता है, इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है टेथीस सागर से होता है। ठीक है। लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई आ जाती है 644 किलोमीटर। चौड़ाई बात करें तो 300 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। और औसत ऊंचाई बात करें तो 200 से 300 मीटर आपको औसत ऊंचाई देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल का जो ढाल है उत्तर पूर्व से लेकर कहाँ से है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक आपको देखने को मिल जाता है। अब मरुस्थल, उस मरुस्थल को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक का नाम आ जाता है शुष्क मरुस्थल, जो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा द्वारा अलग किया जाता है। एक आ जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, जो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा अलग किया जाता है। इतना याद रखना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं शुष्क मरुस्थल के बारे में। शुष्क मरुस्थल में जब आपको देखने को मिलेगा कि इसमें 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। और इसको आगे चलकर अपन 2 भागों में बांट देते हैं। एक आ जाता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरे का नाम आ जाता है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अगर मुक्त प्रदेश के बारे में बात की जाए तो ये क्षेत्रफल इसका रहता है कितना परसेंट, 41.5% रहता है। जबकि युक्त के बारे में बात करें तो 58.5% आपको देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं अपन बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में। मुक्त का मतलब होता है जहाँ पर मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं या फिर जहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है उसको कहा जाता है। तो याद रखना, जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं।
राजस्थान में जो हमादा का विस्तार है वो जैसलमेर में देखने को मिलेगा। जैसलमेर में भी बात करें तो सर्वाधिक देखने को मिलेगा पोकरण, रामगढ़ और लोदरवा में मिलेगा। दूसरा जाता है जोधपुर और फलौदी में मिलेगा और तीसरा जाता है बाड़मेर। इन क्षेत्रों के अंदर से आपको हमादा देखने को मिलेगा। बोले तो पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल होता है उसको हमादा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बालों का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि युक्त का मतलब कि जहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है उसको युक्त से संबंधित कहा जाता है। इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, जैसे पवन, मिट्टी और निक्षेपण, इस प्रकार से बालों का स्तूप का निर्माण होता है। जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव किया जाता है तो निर्मित जो स्थलाकृति होती हैं उनको बालों का स्तूप कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालों का स्तूप आपको देखने को मिलेंगे तो जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। और सभी प्रकार के अगर बालों का स्तूप आपको देखने हैं, बालों का स्तूप तो किस में मिलेंगे, जोधपुर में देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, एक आ जाता है बालों का स्तूप के प्रकारों के बारे में। इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा थोड़ा मेंस से भी पूछा जाता है। मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाम आ जाता है बरखान का। बरखान क्या होता है, ये भी एक बालों का स्तूप का प्रकार है। क्या क्या होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बरखान उसको कहा जाता है जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्ध चंद्राकार आकृति के रूप में होता है तो उस निर्मित आकृति को आप बरखान कह सकते हो। बरखान सर्वाधिक बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र में चूरू भालेरी गांव के फेमस माने जाते हैं। ठीक है। और बरखान की विशेषता यह है कि बरखान सर्वाधिक गतिशील और स्थानांतरित बालों का स्तूपों के रूप में पाए जाते हैं और मरुस्थलीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान बरखानों का रहता है। नेक्स्ट आता है गाइज अनुप्रस्थ बालों का स्तूप। अनुप्रस्थ बालों का स्तूप किसे कहते हैं, जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है तो निर्मित स्थलाकृति अनुप्रस्थ बालों का स्तूप कहलाती है। सर्वाधिक हैं ये बालू का स्तूप बीकानेर में पाए जाते हैं। ठीक है। विशेषता यह आ जाती है कि ये सर्वाधिक स्थिर बालू का स्तूप होते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं होते, जहाँ पर रुक गए तो वहीं पर ये रुके रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों को आप रेखीय बालू का स्तूप भी कह सकते हो। इसमें से क्या होता है कि जब मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है तो जो निर्मित स्थलाकृति होती है उसको अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप या फिर रेखीय बालू का स्तूप कह सकते हो। ये आपको सर्वाधिक जैसलमेर में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा जाता है, नेक्स्ट आता है पैराबोलिक। पैराबोलिक के बारे में बात करते हैं तो पैराबोलिक बालू का स्तूप बरखान के विपरीत हेयरपिन जैसी आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है। साथ ही बात करें तो पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि इनका विस्तार सभी मरुस्थलीय जिलों में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है सीप का। सीप क्या होता है, देखो जब बरखान के निर्माण के समय पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है ना, तब बरखान एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिससे निर्मित जो स्थलाकृति होती है उसको क्या कह सकते हो, सीप बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कौन सा आ गया, तारानुमा। तारानुमा बात करें तो 3 या 3 से अधिक जो भुजाओं वाले स्थलाकृति तारानुमा बालू का स्तूप होते हैं उनको कहा जाता है। सर्वाधिक आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, जैसलमेर में। इनका जो निर्माण होता है वो अनियमित हवाओं से होता है, मतलब कि एक तरफ से हवा इस तरफ से चलने लगी, थोड़ी देर बाद में उस तरफ से चलने लगी, मतलब कि हवाओं का जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, इसलिए तारेनुमा जो बालू का स्तूप होते हैं उनका निर्माण होता रहता है। नेक्स्ट आता है सरब। सरब या फिर कापीसन बालू का स्तूप इसको कहा जाता है। ये क्या होते हैं कि मरुस्थल में झाड़ियों के पास में निर्मित जो छोटे बालू का स्तूप होते हैं उनको कहा जाता है। जैसे कोई झाड़ी आ गई, इस झाड़ी के पास में क्या होता है कि मिट्टी आपके पास में रुकने लग जाती है, यहाँ पर बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनको कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा जाता है, नेक्स्ट आता है नेत्रक बालू का स्तूप। नेत्रक बालू का स्तूप होते हैं वो एक दूसरे, नेत्रक बालू का स्तूपों को किसको कहा जाता है, देखो ये एक दूसरे से जुड़े बालू का स्तूप कहलाते हैं। एक जो सब्र था ना, इसके बारे में ज़रूर याद रखना। इन बालू का स्तूपों को आप क्या कह सकते हो, नेकबा भी कहा सकते हो। क्या कह सकते हो, नेबखा कह सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपने को समझ में आ गए होंगे। एक नाम आ जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में।
अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बांगड़ कहा जाता है। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और दूसरी अरावली के समानांतर जो रेखा गुजरती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा इसको अलग किया जाता है। या फिर ये कह सकते हो कि जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसमें से अरावली वाला क्षेत्र आता है, जिसमें से इसको भी 4-5 भागों में बांटा जाता है, जैसे घग्गर बेसिन हो गया, शेखावाटी अंतःप्रवाह प्रदेश हो गया, नागौरी उच्च भूमि हो गया और लूनी बेसिन हो गया। ये सारे के सारे पार्ट हैं, ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है गाइस, पहले अपन बात कर लेते हैं कि घग्गर बेसिन के बारे में। घग्गर बेसिन का मुख्य रूप से आपको संबंध कहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर गंगा नदी बहती है, जिसमें से गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में देखने को मिल जाता है। घग्गर ज़्यादा प्रवाह होने के पर पाकिस्तान फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, आपको पता है। ठीक है, इसके अंदर से जो घग्गर बेसिन के अंदर से विशेषताओं के बारे में बात करें तो एक नाली और पाट का संबंध आपको देखने को मिलेगा। जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के को नाली या फिर पाट कहते हैं, एक नाम आ जाता है कांठी और एक का नाम आ जाता है बग्गी। कांठी और बग्गी क्या है, घग्गर बेसिन को चिकनी और उपजाऊ मिट्टी को कांठी और बग्गी कहा जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो इस क्षेत्र में गेहूं, चावल, कपास और गन्ना के लिए ज़्यादा फेमस माना जाता है क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस शेखावाटी अंतःप्रवाह प्रदेश के बारे में, इसके बारे में जिक्र करते हैं। इसका जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा चूरू हो गया, सिक्कर, झुंझुनू, नीमका थाना में देखने को मिल जाता है। इस क्षेत्र के अंदर से आपको एक जोहड़ नाम से भी शब्द मिलेगा। जोहड़ किसको कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में पानी के जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है। तोरावाटी बात करें तो कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, जिसका विस्तार सिक्कर, झुंझुनू और नीमका थाना में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है सर। सर का जो संबंध आ जाता है, जो शेखावाटी में मानसून से बनने वाले जो तालाब होते हैं उनको सर कहा जाता है। एक नाम आ जाता है बीड़। बीड़ क्या होता है, शेखावाटी क्षेत्र में जो चारागाह भूमियों के लिए को होता है उनको बीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नागौरी उच्च भूमि के बारे में। तो नागौरी उच्च भूमि का जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ कहाँ पर मिलेगा, नागौर, डीडवाना, कुचामन इस और अजमेर का कुछ भाग है उसमें देखने को मिल जाता है। इसमें मुख्य विशेषताओं का जब जिक्र होता है तो आपको यहाँ पर कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी देखने को मिल जाता है। ये क्या चीज़ होती है कि नागौर और अजमेर के मध्य स्थित है, जहाँ पर फ्लोराइड के अधिक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है फ्लोरोसिस बीमारी को देखने को मिल जाती है। फ्लोरोसिस बीमारी के कारण क्या हो जाता है, जो लोग होते हैं उनकी जो हड्डियाँ हैं उनमें से क्या जाता है बांकापन आ जाता है, इसलिए बांका पट्टी या फिर कुबड़ पट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा आता है, लूणी बेसिन आता है। लूणी बेसिन में क्या है कि लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा पाली हो गया, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। अब चर्चा करते हैं अपन अन्य प्रमुख बिंदुओं के बारे में। अन्य प्रमुख बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं, देखो पहला नाम लिखा मैंने प्याला और खड़ीन के बारे में। प्याला किसको कहते हैं, तो मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को प्याला कहा जाता है, और पश्चिमी राजस्थान जिसमें से जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित जो झीलें होती हैं इनको खड़ीन कहा जाता है। एक नाम आता है रन और टाट। रन और टाट क्या आ जाता है, देखो मरुस्थल में लवणीय, दलदली और अनउपजाऊ भूमि को रन या फिर टाट कहा जाता है। राजस्थान के जो प्रमुख रनों के बारे में बात करें तो जैसे चूरू में आ जाता है ताल छापर, और फलोदी में भाप आ गया, फलोदी आ गया, जैसलमेर में भाकरी, पोकरण आ गया, बाड़मेर में थोप आ गया। ये सारे के सारे राजस्थान के प्रमुख स्थान रणों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जलपट्टी या फिर लाठी सीरीज के बारे में। तो जलपट्टी या फिर लाठी सीरीज क्या है, देखो सरस्वती नदी के जो भूगर्भिक जलीय अवशेषों को जलपट्टी या फिर लाठी सीरीज कहते हैं। लाठी सीरीज की जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर बताई जाती है, जिसमें से पोकरण और मोहनगढ़ के मध्य स्थित मानी जाती है। नेक्स्ट आता है अकालवुड फॉसिल पार्क। इसका क्या है, देखो इसी के बारे में बात करें तो ये इसकी जो स्थिति आपको देखने को मिलेगी या राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर में देखने को मिल जाती है, जो जीवाश्म का निर्माण काल के बारे में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाप बोल्डर क्ले। बाप बोल्डर क्ले क्या है, देखो हिमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको बारीक या अवसाद को बाप बोल्डर क्ले कहा जाता है। इसकी जो स्थिति आपको देखने को मिलेगी ये फलोदी जोधपुर में देखने को मिल जाती है।
तो मरुस्थलीय मार्च के बारे में जब जिक्र होता है तो आपको सर्वाधिक देखो कहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब कि मार्च में देखने को मिल जाता है। और मरुस्थल का एक जगह से दूसरी जगह चेंज होना मरुस्थलीय रूपांतरण कहलाता है, या फिर मरुस्थलीय मार्च कहलाता है। आगे बात करें, वैसे देखा जाए तो इसकी जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ इसकी दिशा मानी जाती है मरुस्थलीय मार्च की। नेक्स्ट आ जाता है थार का मरुस्थल। तो थार का मरुस्थल तो अपन जितना भी पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा माना जाता है, जिसमें से भारत में 85% माना जाता है, पाकिस्तान में 15% माना जाता है, अकेले राजस्थान के अंदर से 65% माना जाता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक थार के मरुस्थल वाले राज्य राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब माने जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अरावली पर्वतमाला के बारे में। अगर इनके बारे में देखना चाहो कि मरुस्थल का महत्व किया जाता है, पर्यटन के लिए भी माना जाता है, नाभिकीय नवीनीकरण ऊर्जा के लिए भी माना जाता है, खनिज संसाधन के लिए भी, परमाणु परीक्षण स्थल भी, सैन्य प्रशिक्षण स्थल भी, पशु संपदा भी, जैव विविधता, नमक उत्पादन आदि बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर से मरुस्थल का महत्व देखने को मिल जाता है। तो बात करें अरावली के बारे में, तो अरावली का जो काल माना जाता है प्री कैम्ब्रियन काल माना जाता है। कुल लंबाई इसकी 690 किलोमीटर है, राजस्थान में 550 किलोमीटर है। लगभग राजस्थान में 80% हिस्सा राजस्थान में है। औसत ऊंचाई आपसे पूछे तो 930 मीटर आपको बतानी है। इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ इसकी दिशा मानी जाती है। वैसे देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जाता है। एक नाम आता है उत्तरी अरावली, जिसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है 1055 मीटर वाली। दूसरा नाम आ जाता है मध्य अरावली, फिर आ जाता है दक्षिणी अरावली। जिक्र इन तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1055 मीटर है, ये रघुनाथगढ़ है, सीकर में है। ठीक है। इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये उत्तरी अरावली, ये नीमका थाना की तरफ आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा नाम आ जाता है मध्य अरावली की तरफ, तो 934 मीटर आपको टोडगढ़ देखने को मिलती है। फिर दक्षिण अरावली की तरफ आप चलते हो तो आपको पता है कि गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगी 722 मीटर ऊंची। अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी अरावली के बारे में। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है ये नीमका थाना और जयपुर के मध्य देखने को मिल जाता है। इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, करीबन 1055 मीटर बताई जाती है, ये सीकर में है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली का जो विस्तार है जयपुर से राजसमंद के मध्य विस्तृत माना जाता है। इसे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा अजमेर में। सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो ब्यावर में है, 934 मीटर टोडगढ़। अजमेर की तरफ बात करें तो तारागढ़ और नाग जो चोटियाँ हैं वो देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दक्षिण अरावली। दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है वो आपको राजसमंद से सिरोही के मध्य देखने को मिलेगा। सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है। दक्षिणी अरावली है ना, उस दक्षिणी अरावली को आगे जाके 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक आबू अरावली है और दूसरे का नाम आ जाता है मेवाड़ अरावली। आबू अरावली का जो विस्तार है वो सिरोही और पाली के मध्य देखने को मिल जाता है, और आपको पता है कि जो गुरु शिखर है वो आबू के अंदर है। मेवाड़ अरावली के बारे में बात करें तो ये उदयपुर और राजसमंद के मध्य है। सर्वोच्च जो चोटी है वो कौन सी है, जरगा है इसकी, और करीबन 1438 मीटर बताई जाती है, वो उदयपुर में है। अब बात करते हैं पठारों के बारे में अरावली के अंदर से। तो अलवर में आपको 2 पठार मिलेंगे, एक तो मिलेगा क्रास का और दूसरा कंकनवाड़ी का पठार। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती में मेसा का पठार और दूसरे का नाम आ जाता है मानदेसरा का पठार। राजसमंद में बोराट का पठार है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर आ जाती है। डूंगरपुर में बोमट का पठार है। सिरोही में उड़िया पठार है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा है, 1360 मीटर। आबू पर्वत है, ये 1200 मीटर है। फिर आ जाता है लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार पहले उदयपुर में हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में सलूम्बर और प्रतापगढ़ के मध्य देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं अरावली के दर्रों के बारे में। तो अरावली के दर्रे जब कहाँ कौन से मिलेंगे, सबसे पहले बात करते हैं ब्यावर के। ब्यावर में कौन कौन सा दर्रा है, एक का नाम आ जाता है बर दर्रा। बर के बाद में एक और का नाम आता है परवारिया। एक का नाम आ जाता है सुरानाल।
ठीक है। एक और लिख सकते हो आप देशसूरी किनाल, ये भी आपके सारे के सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं राजसमंद की तरफ। राजसमंद की तरफ आ जाता है सोमेश्वर किनाल, हाथीगुड़ा किनाल, ठीक है, गोरम घाट, पागल्या, खामली नाल, ये सारे के सारे आपको राजसमंद में देखने को मिल जाते हैं। उदयपुर की तरफ चलते हो तो डेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी किनाल और एक का नाम होता है घसी नाल, ये सारे के सारे कहाँ पर मिलेंगे आपको? उदयपुर में देखने को मिल जाते हैं। ये कभी कभार आरपीएससी पूछ सकती है, अदरवाइज नहीं पूछेगी आपसे। फुलवारी की नाल ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये दक्षिणी अरावली और उदयपुर के मध्य स्थित माना जाता है, जो सोम, मानसी और वाकल नदियों के यहाँ से निकलती हैं। जो नदियों वाला टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे, तब अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे गाइज। अब चलते हैं अपन आगे। इसको मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को लिख रहे होंगे। वैसे तो आपको PDF फाइल मिल जाएगी, ठीक है। अरावली की चोटियों के बारे में जिक्र करते हैं। अरावली की चोटियों के सबसे पहले नाम आ जाता है गुरु शिखर। कौन सी आती है? गुरु शिखर आती है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। कहाँ पर है? सिरोही में है। दूसरी आ जाती है से आ जाती है शेर, ये कहाँ पर है? ये भी सिरोही में है। ये 1597 मीटर मानी जाती है। फिर आ जाती है दिल से आ जाती है देलवाड़ा। देलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो 1442 मीटर मानी जाती है, ये भी सिरोही में है। फिर आ जाती है जर्रा। जर्रा से जरगा होती है। जरगा केंद्र से जो ऊंचाई आती है 1431 मीटर, ये उदयपुर में है। फिर आज से आ जाती है कौन सी? अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ से आएगी? ये सिरोही में है, 1380 मीटर। फिर आ जाती है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर, राजसमंद में। रघुनाथगढ़ सीकर में है, कितनी है? 1055 मीटर, ठीक है। फिर आ जाती है कौन सी? ऋषि रेस आ जाती है। ऋषि रेस है, ये 1017 मीटर मानी जाती है, सिरोही में है। फिर आ जाती है का से कौन सी लिखनी है आपको? कमलनाथ लिखनी है, 1001 मीटर उदयपुर में है। सज्जनगढ़ आ जाती है 938 मीटर, ठीक है। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट आती है मोरमजी या फिर टोडगढ़ बोल सकते हो, 938 मीटर, ब्यावर में देखने को मिलेगी। फिर आ जाती है खोह 920 मीटर, जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण का सा से बात करें तो कौन सी आती है? सायरा की 900 मीटर उदयपुर में। फिर तय से आ जाती है तारागढ़ 873 मीटर, कहाँ पर है? अजमेर में। फिर आ जाती है बोली को बोले तो बिलाली कहाँ पर है? ये 775 मीटर है, अलवर में है। रोज आ जाती है रोजा भाकर, ये जालौर में है, 730 मीटर। इस प्रकार से राजस्थान की जितनी भी जो अरावली की जो चोटियाँ हैं वो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं राजस्थान की जो अरावली है ना, उस अरावली के प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। एक नाम आ जाता है बांखर पहाड़ी, कहाँ पर है? सिरोही में। फिर आ जाता है कौन सी? एक आती है त्रिकुट पहाड़ी, जिसके ऊपर सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जैसलमेर में। एक को आ जाता है त्रिकुट पर्वत है, जहाँ पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है, वो करौली में। एक आता है चिड़िया टोप पहाड़ी, जिसपे मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जोधपुर में, मयूर की आकृति का। फिर आती है रोजा भांकर, इसराना भांकर, झारोला भांकर, ये सारे के सारे जालौर में देखने को मिलेंगे। एक आता है सुंदा माता, ये भी जालौर में है, जिसमें से राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था, ठीक है। जसवंतपुरा हिल्स जालौर में है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।